हेलो बच्चों, आज हम गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे, जिसमें हमारा जो पहली एप्लीकेशन है इसकी हम बात करेंगे वो है फील्ड ड्यू टू इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। मतलब किसी लॉन्ग चार्ज्ड वायर की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे गॉस लॉ या गॉस थ्योरम को अप्लाई करके, उसको यूज़ करके। ठीक है, वैसे तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कई तरीके से निकाल के सीखे हैं लास्ट लेक्चर्स में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग गॉस लॉ को भी यूज़ करके निकाल सकते हैं, और वो एक बहुत ही इजी तरीका रहता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को गॉस लॉ से निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आज हम बात करेंगे वो है हमारा फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग वायर। तो हमने यहाँ पे एक लॉन्ग वायर लिया हुआ है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है। इधर हमने शो किया हुआ डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे शो किया हुआ डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी शो हुआ, मतलब ये वायर आपका काफ़ी बड़ा है, इन्फिनिटली लॉन्ग है। इस वायर पे हमने शो किया है पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये आपका जो वायर है ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। ये आपका जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द वायर। ठीक है, सो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका, और पूरे वायर पे यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अभी देखो हम डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से निकाल लेते हैं कि Q1 रखा है, Q2 रखा है, उसकी वजह से फील्ड क्या होगी। तो हमारा ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर जिसमें हमारा कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से हम फील्ड निकालेंगे गॉस लॉ को यूज़ करके। ओके, या लास्ट टर्न पे हमने गॉस थ्योरम में या गॉस लॉ में बात की थी, हमने एक गशियन सरफेस की। तो वैसे ही यहाँ पे जो हमारे पास वायर है, थिन वायर है, लॉन्ग वायर, इसको हम एक गशियन सरफेस से इंक्लोज करते हैं। उस गशियन सरफेस को इंक्लोज इसलिए करते हैं क्योंकि देखो अभी हमारे पास ये चार्ज ओपन में है। तो हमने पढ़ा है कि गॉस लॉ तभी अप्लाई होता है जब हमारा वो चार्ज हो वो इंक्लोज्ड हो, किसी 3D सरफेस से इंक्लोज्ड हो। ठीक है, पढ़ते हैं टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस, 3D सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स होता है। तो ये आपका फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे जो वायर लिया है जो इस पर चार्ज है, इसको हम इंक्लोज करेंगे। अब बात आती है कि हम किससे इंक्लोज करेंगे। तो जैसे ये वायर है, अगर हमको सिमेट्रिकली देखें तो ये आपका एक सिलिंड्रिकल शेप, वायर मोस्टली सिलिंड्रिकल शेप में है। तो इसको हम एक सिलिंड्रिकल एक सरफेस ड्रॉ करेंगे जिसको हम सिलिंड्रिकल गशियन सरफेस बोलेंगे यहाँ पे। तो ये गशियन सरफेस हम, ये जो सरफेस होता है ये हम खुद ड्रॉ करते हैं, ये हम लोग खुद ड्रॉ करते हैं, और इसका कोई वो नहीं, इसको आपको सीखना पड़ता है खुद से ही कि कहाँ पे किस ऑब्जेक्ट के लिए हमको कौन सरफेस चूज़ करना है, कौन सरफेस होना चाहिए। बस ये याद रखना कि सरफेस आपका जो होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूस और आपका जो होना चाहिए उस सरफेस को सूट करे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो सिलेंडर लिया हुआ है ये एक इमेजिनरी सिलेंडर है। तो यहाँ पे इस वायर को हमने बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है और सिलेंडर यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। इस सिलेंडर का रेडियस हमने यहाँ पे R माना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये सिलेंडर का एक ये साइड बेस है, एक आपका ये बेस है यहाँ पे साइड से, ये हमारा कर्व सरफेस है सिलेंडर का। पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, अवे होती है, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है। यहाँ पे भी जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है वो हमारी, देखो यहाँ से अवे है, पॉजिटिव चार्ज है, अवे फील्ड, पॉजिटिव चार्ज, अवे फील्ड, अवे फील्ड, अवे फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें निकालनी है वो आर डिस्टेंस पे निकालनी है, मतलब इस वायर से आर डिस्टेंस। तो ये एक अब ये जो आर डिस्टेंस है ये इसका रेडियस है, तो ऑल ओवर द रेडियस तो हमारी सेम रहेगी। ठीक है, थ्रू आउट द सिलेंडर में। तो यहाँ पे हमारे पास जो है आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है हमको। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और एरिया जो होगा, एरिया वेक्टर जिसको बोलेंगे हम लोग, तो वो एरिया वेक्टर भी हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो एरिया वेक्टर भी इस पर क्या होगा, इस यहाँ पे तो क्या होगा, ds वेक्टर। ठीक है, इस पर भी, यहाँ पे भी ds वेक्टर, यहाँ पे क्या होगा, ds वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा ds वेक्टर, यहाँ पे भी क्या होगा, ds वेक्टर, यहाँ पे भी ds वेक्टर।
तो ये हमने बताया था आपको लास्ट टाइम पे कि ds वेक्टर होता है, और 3D सरफेस है तो इसलिए आउटवर्ड रहता है हमेशा, इनवर्ड नहीं होता है। 2D सरफेस में इनवर्ड आउटवर्ड दोनों सकता है, बट 3D सरफेस में ऑलवेज आपका आउटवर्ड होता है। ओके, डन। सो यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस ये भी दिख रहा है हमको, ठीक है। तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड, तो ये हमारा ds वेक्टर इधर हो जाएगा। ऐसे हमको एक सरफेस यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे भी जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा, ठीक है। होने को तो अंदर इनवर्ड हम लेते नहीं हैं, हम लोग टेक करते हैं आउटवर्ड। आउटवर्ड होगा ds वेक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आउटवर्ड ds वेक्टर हो जाएगा, सब जगह आउटवर्ड यहाँ पे हो जाएगा। ओके, सो गॉस लॉ हमारा पास ये है, कहता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कि फाई टोटल मतलब नेट फ्लक्स जो होगा वो टोटल चार्ज इंक्लोज या नेट चार्ज इंक्लोज बाय द गशियन सरफेस। तो गशियन सरफेस में कितना चार्ज इंक्लोज है वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स लिखा जाता है। तो टोटल चार्ज या टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या, हमने इस पूरे गशियन सरफेस को 3 पार्ट में 3 सरफेस में डिवाइड कर लिया है अपनी सहूलियत के लिए, जिससे वो ईजी रहे। तो यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस ये लिया हमने, एक सरफेस हमने सेकंड सरफेस ये माना, और थर्ड सरफेस हमने ये कर्व को माना। मतलब फर्स्ट सरफेस इस बेस को माना, सेकंड सरफेस इस वाले बेस को इधर साइड पे, और थर्ड सरफेस को हमने जितना हमारा कर्व एरिया है इसको हमने मान लिया यहाँ पे। ओके, तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, तो फ्लक्स इस फर्स्ट सरफेस पर कितना होगा। तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो अवे होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो ऊपर जाएगी, ये तो फिर नीचे रहेगी, अवे रहेगी इस चार्ज से। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, मतलब इधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब इधर है, बट एरिया वेक्टर हमारा इधर होगा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, 90 बनेगा। एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, एरिया वेक्टर इधर है, जो भी होगा हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर हमारा, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इधर होगा एरिया वेक्टर, हर ds बहुत सारे ds सब साइड में होंगे। बट जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो सारी, ये तो डाउनवर्ड है ये तो अपवर्ड है, तो वो 90 फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे φ1 कंडीशन, तो यहाँ पे जो फाई का फॉर्मूला होता है, जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्या होता है, ई ds cos थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, तो इसलिए cos 90 रख दिया हमने, ई ds cos 90 हो गया। अब बात करते हैं सेकंड सरफेस के लिए। सेकंड सरफेस हमने ये माना है, तो उसका सेकंड सरफेस में क्या है, ये सरफेस हमने लिया है, यहाँ पे है, तो ये ds वेक्टर इधर हो जाएगा, ds सारे ds वेक्टर इधर चले जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है हमारी, अपवर्ड है, इधर डाउनवर्ड, मतलब इधर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 90 डिग्री है, तो ई ds cos 90 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ई ds cos 0 लिखा है हमने। थर्ड सरफेस ये लिया हुआ है, थर्ड सरफेस में देख रहे हैं हम लोग कि ये कर्व सरफेस है हमारे पास, तो कर्व सरफेस पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हर एक ईच एंड एवरी पॉइंट पे डायरेक्शन आउटवर्ड है, इधर अवे है, और यहाँ पे भी हमारे पास फील्ड अपवर्ड यहाँ पे इस साइड में है। तो एरिया वेक्टर भी हमारे पास क्या है यहाँ पे, अपवर्ड, यहाँ पे भी इधर साइड में डायरेक्ट। तो कहने का मतलब ये कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हर एक पॉइंट पे कर्व सरफेस पे, हर एक पॉइंट पे कर्व सरफेस पे 0 डिग्री बना रहा है, थीटा 0 है, तो यहाँ पे थीटा 0 हो गया, तो cos 0 हो गया। तो इसका मतलब फर्स्ट सरफेस की वजह से 0 फील्ड है, 0 फ्लक्स है, सेकेंड सरफेस की वजह से 0 फ्लक्स है, बट थर्ड सरफेस की वजह से कुछ फ्लक्स हमको मिलेगा, कुछ क्या मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। cos 0 का मैक्सिमम होता है, हमने लास्ट टाइम पे बताया था आपको। तो फाई टोटल मतलब नेट फ्लक्स जो है हमारे पास वो इंटीग्रल ओवर क्लोज इंटीग्रल ओवर ई ds हो जाएगा, क्योंकि cos 0 तो 1 हो गया, तो ई ds हो जाएगा हमारे पास। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, देखो ईच एंड एवरी पॉइंट पे कर्व सरफेस इस पूरे सिलेंडर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। और हमने लास्ट टाइम पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की थी, वहाँ पे हमने लिखा था कि आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होनी चाहिए वो थ्रू आउट द गशियन सरफेस कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो इस वायर से अगर हम r डिस्टेंस इधर आएंगे, r डिस्टेंस इधर जाएंगे, तो r डिस्टेंस ही हम मूव कर सकते हैं पूरे सिलेंडर में। तो एक सिंगल डिस्टेंस अगर डिस्टेंस फिक्स कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, तो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इससे हमारे पास वो बाहर निकल जाएगा, टर्म बाहर निकाल दिया। चेंजिंग क्या हो रहा है हमारे पास, सिर्फ सरफेस, तो क्लोज इंटीग्रल ओवर ds सरफेस, तो ds पे हमने टोटल इंटीग्रेशन लगा दिया हमने। तो बहुत सारे ds मिल के क्या बनेगा, तो देखा हमने कि ds जो एलिमेंट मिलेगा हमको यहाँ पे, तो जो हमको ds एलिमेंट है हमारे पास वो इसकी वजह से जो कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस की वजह से हमारे पास क्या आता है, सरफेस एरिया ऑफ जो सिलेंडर होता है क्या होता है, 2 π/h होता है, ठीक है। तो h हमने जो लेंथ लिया है इस सिलेंडर की, हमने वो लेंथ को हमने l माना हुआ है। तो जो सरफेस एरिया टोटल कर्व सरफेस एरिया जो होगा सर CSA जो होता है वो 2 π/r/l लिख देंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q नेट,
जो क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2πRL, ई इंटू 2πRL, ठीक है। ये इसके इक्वल, ये तीनों आपस में इक्वल रहेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ माना था कि टोटल जो नेट फ्लक्स, जो नेट सरफेस है वो हमारे पास ds को जोड़ के 2πRL आ जाएगा हमारे पास, जो कर्व सरफेस है हमारे पास ये पूरा। फिर बात करते हैं नेट चार्ज इंक्लोज इन अ सिलेंडर। अब जैसे कि हमने अभी लास्ट टाइम पे बात किया था कि हमने अंदर यहाँ पे क्यू चार्ज ले लिया तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट हो गया, Q1 Q2 ले लिया तो Q1 प्लस Q2 ब्रैकेट मतलब सम करके अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिया। तो डिस्क्रीट चार्जेस के लिए हम लोग उसका सम करके अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिया, बट यहाँ पे डिस्क्रीट तो है नहीं, यहाँ पे हमारे पास कॉन्टिन्यूस चार्ज है। तो कॉन्टिन्यूस चार्ज के लिए और कि हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसको हम डेंसिटी चार्ज बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे चूँकि हमारे पास एक लीनियर वे है, तो मतलब वायर है, वायर फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज़ करते हैं फार्मूला जो है। तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जिसको हम लोग लिखते हैं लैम्डा इंटू एल। तो लैम्डा मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो फार्मूला उसका होता है नेट चार्ज इंक्लोज इन अ सिलेंडर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, मतलब क्यू, मतलब इसका नेट चार्ज मतलब क्यू तो हो गया, इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। एल मतलब जो भी आपकी लेंथ है उस वायर का या सिलेंडर का जो भी है। तो 5 मतलब टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E2πRL, ये हमने लिखा था यहाँ पे, ठीक है। तो क्यू नेट मतलब जो अपन नेट चार्ज जो है कितना है, लैम्डा इंटू एल है, ठीक है। तो लैम्डा इंटू एल पुट कर दिया हमने यहाँ पे, अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया इज इक्वल टू 2πRL हो गया, ठीक है। यहाँ से एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर मिल जाएगा हमको। तो हमने देखा कि E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, ई जो है इन्वर्सली है आर के, कौन से आर के, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, मतलब जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा ना कि इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ निकालनी है, इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे हर एक पॉइंट पे निकालनी है। तो इस डिस्टेंस पे मतलब ई जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो आर पे है। तो मतलब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आर पे डिपेंड कर रही है, वो भी इन्वर्सली डिपेंड कर रही है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इफ़ लैम्डा इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब अगर लैम्डा की वैल्यू 0 से बड़ी है तो उसका मतलब ये होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज रेडियली आउटवर्ड। मतलब लैम्डा अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो फील्ड हमारी वो आउटवर्ड है। तो इट मीन सिंपली कि अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, बहुत ही सिंपल मीनिंग है इसका मतलब होगा कि अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। और अगर लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली इनवर्ड है, मतलब कि अंदर कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे मतलब हमने यहाँ पे जो वायर है इस पॉजिटिव चार्ज दिया है, इसलिए जो फील्ड हमारी वो सब बाहर है, सब आउटवर्ड फील्ड है। और अगर हम इस पर नेगेटिव चार्ज देंगे तो सारी फील्ड क्या हो जाएंगी, इनवर्ड हो जाएंगी हमारे पास। तो वही मतलब मीनिंग यहाँ पे समझाया हुआ है आप, ठीक है। एक और चीज़ लास्ट में अगेन इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो एक्चुअली क्या होती है, यूनिफॉर्म, जो आपके फिगर या जो चीज़ें जो शेप्स हैं वो जो यूनिफॉर्म होते हैं उन पे ये अप्लाई होती है। वैसे अप्लाई तो नॉन यूनिफॉर्म पे भी जाएंगी, बट वहाँ पे इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे यूनिफॉर्म हमने माना था, ये वायर आपका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो हमारे पास हो जाती है लैम्डा, अगर इसको यहाँ से लिखो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, इसको पढ़ते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई, मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। मान लो हमने 1 मीटर लिया या 1 मिलीमीटर लिया तो कितना चार्ज हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा। 2 लिया, 2 मतलब लेंथ हमने डबल कर दी तो 2 लैम्डा, ट्रिपल कर दी 3 लैम्डा। तो मतलब इस हिसाब से हमारा चार्ज जो है वो वेरी करता रहेगा ऑल ओवर द लेंथ पे। ओके।